नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं, और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की वो 3 बड़ी खबरें जो आपके लिए मायने रखती हैं। चलिए करते हैं शुरुआत खास खबरों के साथ। तो अब जान लेते हैं कि आज 3 बजे की वो 3 कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आज मौत का अग्नि तांडव नजर आया है। लपटों ने जिंदगियां निगल ली, जहां चीखें धुएं में दब गई और जहां हर सेकंड उम्मीद राख में बदलती चली गई। यह हादसा नहीं, तबाही का वो मंजर है जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। सवाल उठता है, क्यों हर बार आग के बाद ही इंतजाम के लिए सिस्टम जागता है। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से एलपीजी कालाबाजारी पर योगी सरकार का भंटर चला है। सख्ती अपने चरम पर है। जमाखोरों, मुनाफाखोरों और जनता की मजबूरी को कारोबार बनाने वालों पर भी लगातार अब सीधा वार है। चेतावनी साफ है कि सुधर जाओ या फिर कानून की मार झेलने को तैयार रहो। इस बार क्या अब संकट में मुनाफाखोरी का खेल खत्म हो जाएगा। तीसरी और आखिरी खबर आज की जो महत्वपूर्ण है वो आई है नॉर्थ ईस्ट से। सीमाओं के पार से रची जा रही खतरनाक चालें देश की शांति और सुरक्षा को अस्थिर करने की कोशिशें तेज हैं। खुफिया एजेंसीज अलर्ट पर हैं, लेकिन बड़ा सवाल, आखिर कौन इस साजिश के पीछे और क्या है इसका असली मकसद। तो आइए इस खबरों की शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले लपटों के तांडव की। दिल्ली और इंदौर में मौत का अग्नि तांडव देखने को मिला है। जी हां, राजधानी दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश का इंदौर, यहां पर लपटों के तांडव ने कई जिंदगियां ले ली। मौत का अग्नि तांडव। दिल्ली के पालम में भीषण आग लगी है, जहां पर 5 मंजिला इमारत में आग लगने से हालात और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आए। बिल्डिंग में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रीति नगर में भी ऐसा ही भीषण दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मकान मालिक मनोज समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अचानक से कार में आग लगने से यह बड़ा हादसा हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था जिसे चार्जिंग पर लगाया गया था और इसी वजह से यहां पर आग लगने की खबर सामने आ रही है। ये 2 तस्वीरें राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर तक। अब अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के पालम इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई। खबर यह है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सूचना जैसे ही मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 25 फायर टेंडर मौके पर आग बुझाने की कोशिश में लगे रहे। दमकल कर्मियों के अनुसार पालम मेट्रो स्टेशन के पास की गली नंबर 2 में एक बिल्डिंग के एक घर में आग लगने की कॉल मिली थी, जिसमें कुछ लोग फंसने की आशंका भी है। वहीं इंदौर में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक मामूली सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी ज्यादा तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरे घर को अपनी चपेट में लिया। स्थिति उस समय और भयावह हो गई जब घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा। घर के अंदर सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, जिसके बाद घर में एसी, फ्रिज के कंप्रेसर में भी अचानक से ब्लास्ट हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। घर में पारिवारिक कार्यक्रम भी था और इस वजह से घर में कई रिश्तेदारों की मौजूदगी थी। इस वजह से कई लोगों की जान चली गई। मौत की आग है, 13 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। दिल्ली में भीषण लपटों का तांडव है तो इंदौर में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। जो ईवी चार्जिंग पॉइंट था वहाँ पर ये आग लगी है और उससे ही आग बढ़कर पूरे भवन में फैली, जिससे पूरा दुखद हादसा हुआ है। और इस हादसे में 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के बाद वो तीनों लोग अभी प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ हैं और हमारी फॉरेंसिक की टीम अभी इसमें जांच भी करेगी और हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम भी जो आस पड़ोस की बिल्डिंग है उनको भी चेक कर रही है कि इस पूरी भीषण आग से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है और उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस
आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है। तो आपने सुना, यहाँ पर जैसे ही खबर मिली इंदौर में, उसके बाद में मौके पर दमकल की टीम, जांच टीम मौके पर पहुंची और ये स्पष्ट किया गया कि मामले की जांच की जा रही है। और यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे, प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी कहा कि जिस रूप में ये पूरा हादसा हुआ वो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि आज का वक्त ईवी का है। लोग बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ ये कहा जाए कि मुड़ रखे हैं, लेकिन ये हादसा अपने आप में हैरान कर देता है। जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आई हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इंदौर में जो हादसा हुआ वो लापरवाही से कही जाए या एक छोटी सी अनदेखी जिसकी वजह से ये हादसा देखने को मिला है। सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का भी। मेरे सहयोगी पंकज राय ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रखे हैं। पंकज, ये दो बड़ी ऐसी घटनाएं, चाहे बात मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली की, लपटों के तांडव ने कई जिंदगियां लील ली। आप इस दौरान उस हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं, जरा वहां का हाल बयां करें। किस तरह के हालात हैं, किस तरह से, किन परिस्थितियों में ये आग लगी थी? बिल्कुल है ना, ये बहुत दुखद घटना है। अगर कहा जाए जिस तरह से पालम से सुबह अगर 7 बजे के आसपास जो दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार 7:04 पर उनको कॉल मिली थी। कॉल मिलने के बाद तमाम जो है दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। तब तक यहाँ स्थिति वो थी कि भयानक आग लग चुकी थी और उसमें जिस तरह से इस घटना में अगर देखा जाए तो 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अभी भी 3 जिंदगियाँ ऐसी हैं जो अस्पताल में मौत से जूझ रही हैं। तो ये एक बड़ा है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम सबसे पहले नैना तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए, ये वही जगह है, जो ये वही बिल्डिंग है, इमारत है, दिखाने का प्रयास करेंगे। जो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ है, ये पूरा अगर देखा जाए तो नीचे से लेकर के अगर ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट की बात छोड़ दिया जाए तो 4th फ्लोर की ये बिल्डिंग है। अगर टोटल देखा जाए तो 5 तले की ये बिल्डिंग है। इसमें जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर से लेकर के आग लगी थी और लपट आप देख सकती हैं पूरे ऊपर तक का बोर्ड जो है जल चुका है। तो ये इस तरह से आग लगी। आग लगने की वजह से अगर देखा जाए तो एक ही तरफ से आने का रास्ता था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसमें लोग फंसते हैं। उसके बाद बालकनी की तरफ से लोगों से मदद की गुहार मारते हैं, लेकिन जब तक यहाँ दमकल विभाग की टीम पहुंचती है तब तक देरी हो चुकी होती है। 3 लोगों को छत से फेंक करके, एक छोटा बच्चा है, एक उससे थोड़ा सा बच्चा, एक 2.5 साल जो जानकारी है, और एक उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा था। एक जो है जिस बच्चे को फेंक रहे थे वो भी वहाँ से छलाक लगाते हैं। 3 लोग कूद जाते हैं और ये लोग 3 लोग कहीं ना कहीं अस्पताल में अभी भी इनका इलाज चल रहा है। यहाँ देखा जिस तरह से ये घटना घटती, आप देखिए, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा आगे से थोड़ा सा। देखिए किस तरह का यहाँ पर जो है माहौल बना था और लगातार अगर देखा जाए तो गली जो है, गली काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखा दूँ आपको कि ये देखिए कि ये भयानक आग जो लगी थी उसकी चपेट में आने से ये इमारत अगर देखा जाए तो लगभग 200 गज की आसपास की इमारत है। देखिए नीचे की तरफ से मैं अपने सर्विस स्कैन दिखाएं, ये देखिए किस तरह की इमारत है। यहाँ आग जो लगती है नीचे की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी आग लगने का कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल इस पर टीम जांच करेगी। लेकिन यहाँ मौके पर दिल्ली पुलिस, उसके साथ दमकल विभाग की टीम, उसके साथ एनडीआरएफ की टीम, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर तैनात है। लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। कूलिंग का काम अभी भी जारी, अभी भी देख सकती हैं आप कि यहाँ जस्ट अभी एम्बुलेंस यहाँ से हटाई गई है, कूलिंग का काम किया गया। अभी भी पानी नीचे है, यहाँ से टपक रहा है। लेकिन क्या कारण था, किस वजह से सुबह के वक्त आग लगती है? क्या लोगों को अगर समय से, जैसा कि कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि थोड़ा सा दमकल की गाड़ियां जो है लेट आई थी, इसकी वजह से कहीं न कहीं दिक्कतें आई, नहीं तो उनका जो लिफ्ट था ऊपर का नहीं खुल पाया, उसकी वजह से तो तमाम तरह की बातें आ रही। फिलहाल ये सब बातें जांच का विषय। लेकिन जो एक घटना घटी है ये एक अपने आप में दर्द भरी घटना है। जिस तरह का यहाँ पे माहौल था, जिस तरह की दिक्कतें थी, ये कहीं न कहीं देखा जाए तो दमकल विभाग या दिल्ली पुलिस की टीम जो मौके पर पहुंची थी, रेस्क्यू किया। लगातार अभी भी आगे यहाँ पर टीम मौजूद है। यहाँ अभी देखिए आप दूसरी जो है दमकल की गाड़ी यहाँ पर लगाई जा रही है, इससे भी अभी कूलिंग का काम जो है लगातार जारी है। यहाँ ऐसे टीम तैनात है कि सुबह के वक्त से अभी तक यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है इसको किस तरह से सही किया जाएगा। तमाम लोग हैं यहाँ पे, आप लोग सुबह से हैं, लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जिस तरह से आग लगी है, कब आप लोगों को जानकारी मिली? सर आग लगी जब जानकारी मिली थी हमें, तभी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर हम इसको। आपकी काफ़ी टीमें मैंने देखा, आप सुबह से लगे पड़े हैं। कितने लोगों को यहाँ से बचाया गया था, कुछ अंदाजा? सर 8 से 9 लोगों को निकाला गया था। उसमें से 2 बच्चे जो कूद गए थे, जिसमें कूदे थे वो बच गए हैं। पीछे एक लड़का कूद के बच गया, एक लेडीज़ को निकाला बच गया। बाकी 3-4 लोगों का इलाज चला, बाकी 9 लोगों की डेथ हो गई। नहीं सर, जब 9 बॉडीज़ में से गए हैं उनके अंदर ही बताया जा रहा है। टोटल 9 लोग निकाले गए हैं, जिनमें से बचे भी 2 बच्चे भी उसमें से।
बिल्कुल, देखिए ये सुबह के वक्त से यहाँ पर टीम है, ये लोग तैनात हैं, लोग काम कर रहे हैं यहाँ, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और उसके साथ साथ दमकल विभाग की टीम है। मैं और लोगों से भी सौरभ भारद्वाज से भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा, अगर मैं उनसे भी बात करूँगा। सौरभ जी, देखिए यहाँ पर अभी वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप खुद लाइव चला रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, यहाँ पहुँचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम लोग अभी अगर पंकज संभव हो तो तस्वीरें दिखाइएगा। यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी हालात क्या आग पूरी तरह से काबू में आ चुकी है? आग लगने के कारणों का क्या पता चल पाया है? किस रूप में अभी क्या स्थिति आपका अंडर कंट्रोल हो चुकी है? तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल है ना, मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। पीछे की तरफ अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि आप देखिए हालात अगर देखा जाए तो हालात कहीं न कहीं काबू में है। अभी कूलिंग का काम जा रहा है क्योंकि जगह जगह से अभी भी धुआं जो है दिख रहा है, तो उसको लेकर के दमकल विभाग की टीम मौके पर तैनात है। लगातार यहाँ पर कूलिंग का काम किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यहाँ जो है अभी देखिए कूलिंग करके ये दूसरी 2 गाड़ी हटाई गई, तीसरी गाड़ी जा रही है। जो बाहर गाड़ी हैं जिनमें अभी वाटर है उसको लाया जाएगा अंदर, उससे कूलिंग का काम किया जाएगा। सुबह से लगातार यहाँ पर कूलिंग का काम जारी है। इमारत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इमारत थी जिसमें जो ये दुखद घटना हुई है। परिवार के एक सदस्य जो बाहर थे वो भी पहुंचे थे अभी कुछ ही क्षण में, लेकिन वो भी यहाँ से उनको भी तबीयत खराब हुई, उनको भी अस्पताल ले जाया गया। तो ये एक जो घटना हुई है ये आसपास के इलाके में कहीं न कहीं लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल मचा था वो स्थिति, वो लपटे, वो बालकनी से चिल्लाते हुए जो वीडियो इंडिया डेली की टीम इंडिया डेली के पास आया था उसमें साफ तौर पर वो आग्रह लगा रहे थे, बालकनी में भटक रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से बचाया जाए। लेकिन इसमें एक सवाल और है ना, मैं ऊपर की तरफ दिखाने का एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा पुनः, आप देखिए जो लास्ट वाला फ्लोर है उस पर आप देखिए दूसरी जो इमारत है उस बिल्डिंग पे कुछ लोग वहाँ पर हैं, तो वहाँ से इस पे अगर देखा जाए तो दूरी कम है, लेकिन जो वहाँ ऊपर का एक गेट था वो जो जानकारी मिली वो भी बंद था। अगर वो गेट शायद खुला होता तो कुछ चांसेस था कि उस छत से कूद करके उस छत पे आ जाते लोग। अब वो गेट परमानेंट बंद था, ताला लगा था, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन वहाँ से भी ऑप्शन है कि अगर आप उससे लपट मारते तो उस छत पे आते तो शायद आपको थोड़ा बहुत चोटें आती बच सकते थे। लेकिन जिस तरह की घटना घटी है ये अपने आप में एक दर्दनाक घटना है। लगातार आसपास के लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों से भी हमने बातचीत किया था। मैं और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा आगे की तरफ आकर के। अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आएँ, इधर भी प्रयास करेंगे कि लोग आसपास के, आप लोग आसपास के रहने वाले यहीं पे? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? अच्छा, क्या कब पता आग लगी थी, कुछ जानकारी? ये सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास की बात है और उस समय यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा धुआं वगैरह नज़र आ रहा था। उसके बाद ये आग भयंकर रूप से ऊपर की तरफ गई है और वहाँ पर जितने, क्योंकि नीचे दुकान थी और ऊपर सभी लोग परिवार के लोग रहते थे और वो परिवार के लोग, टोटल कितने सदस्य थे परिवार में जिनकी? परिवार में देखिए सर 14-15 सदस्य तो यहाँ पर 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। हाँ। 3 लोग अस्पताल में हैं। जी जी जी। और जो लोग बचे हैं वो बाहर थे, यहाँ नहीं थे? हाँ, कुछ लोग, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ लोग बाहर थे, एक बहू इनकी बाहर थी और अभी कंफर्म ये नहीं कह सकते कि अभी कौन कौन निकले हैं और कौन कौन नहीं निकले हैं, लेकिन एक बेटा तो इनका बाहर गया हुआ था। जी, वो जो राजेंद्र कश्यप जी हैं, जो परिवार मुखिया हैं, वो गोवा गए हुए थे, अभी फ्लाइट से आए हैं वो। और हाँ, अभी आए हैं। हाँ, अभी फ्लाइट से आए हैं। बेसिकली सारी गलती फायर ब्रिगेड की है। उनकी जो हाइड्रोलिक वो काम नहीं करी। मैं पड़ोसी रहता हूँ यहाँ पर, 6:30 बजे का मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अगर हाइड्रोलिक काम करती कम से कम 5 जाने बसती, उनकी हाइड्रोलिक काम नहीं करी। अच्छा, उस समय हाँ, मेरे साथ में विनोद सोरेन भी साथ में थे हमारे। है कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, एक तो वो लेट आई हैं, उन्होंने बहुत टाइम लिया, आधा पौना घंटा वो ले गए। पर अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर लोगों को राहत मिल पाती तो शायद जिन जिंदगियों की ये कहा जाए कि अंत हो चुका है वो जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन ये बड़ा अपने आप में दर्दनाक हादसा है। फिलहाल पंकज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पंकज राय मेरे सहयोगी मौके से लगातार तस्वीरें दिखाते हुए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गैस संकट की। यूपी में गैस की संकट है। इस तरह की अफवाहों के बीच में योगी सरकार अब सख्त हो चुकी है। गैस संकट की अफवाहों के बीच में योगी सरकार ने कालाबाजारी करने वालों पर बड़ा प्रहार किया है। अब तक 5,813 निरीक्षण और छापे किए गए, 86 FIR दर्ज की गई। कालाबाजारी करने के आरोप में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में गैस आपूर्ति पर सरकार की सख्त निगरानी साफ तौर से नजर आती है। सीएम योगी के निर्देश के बाद कार्रवाई में तेजी नजर आई है।
दरअसल ईरान युद्ध की वजह से एलपीजी सिलेंडर के संकट को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक प्रदेश भर में 5,813 स्थानों पर छापे मारे गए हैं, कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है अधिकारियों को कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन काला बाजार पर एक तरह से लगानी है। अधिकारी कह रहे हैं कि अभियान 12 मार्च से शुरू हुआ और लगातार जारी है। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी सुशील तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ में जोड़ रखे हैं। सुशील जी, जरा बताइएगा कि किस तरह से एक तरफ पूरे भारत में ये कहा जा रहा था कि एलपीजी का संकट है, लेकिन कई बार उसको लेकर निर्देश दिया गया, सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है, लेकिन कालाबाजारी को लेकर लगातार अब एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। क्या है यूपी गवर्नमेंट का एक सख्त निर्देश? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी कड़ा रुख अपना रखा है। उन्होंने कहा जो कालाबाजारी करेगा जेल जाएगा, क्योंकि 11 लोग अभी तक जेल जा चुके हैं और साथ में लगभग 5,800 छापे पड़ चुके हैं और जो टोटल अगर गैस एजेंसी देखी जाए तो 4,108 गैस एजेंसी पूरे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी हो रही है, साथ में जांच पड़ताल भी हो रही है। इनको बाकायदे देखा जा रहा है कि ये किस तरह गैस का वितरण कर रहे हैं और साथ में जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, हर जिले के जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कालाबाजारी ना होने पाए। इसको लेके जिलाधिकारी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनका खाद्य रसद विभाग है उसके अधिकारी हैं पूर्ति अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, तो जिला पूर्ति अधिकारी ने अपनी टीम बना रखी है। वो टीम लगातार निरीक्षण भी कर रही है, छापा भी मार रही है। तो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है योगी जी की, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि शुरू में जिस तरह पूरे प्रदेश में रूमर फैल गया था कि बहुत ही संकट है, गैस का संकट है और गैस थोड़ा देखा जाए तो वितरक कहीं ना कहीं उसमें कुछ इन्वॉल्व भी हुए थे, लेकिन जब छापेमारी कार्रवाई शुरू हुई और लोग जेल जाना शुरू हुए तो कम से कम ये जो पूरा ब्लैक करने का जो तरीका था वो ख़त्म हुआ। और इतना ज़रूर है कि पूरे प्रदेश में जो संकट दिखता था वो संकट अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि योगी जी की नीति और योगी जी का जो तरीका है वो एकदम अलग है और जो भी गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, उनका साफ कहना है। तो कहीं ना कहीं पूरे उनके रजिस्टर्स चेक हो रहे हैं और डीएम साहब शाम को खुद बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं। जब शाम को पूरा जब इनका लेखा जोखा हो जाता है, डीएम ऑफिस पहुंचता है, डीएम ऑफिस में बाकायदे इसको देखा जा रहा है, जिला पूर्ति अधिकारी इसको देख रहे हैं और तमाम जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको बाकायदे बिल्कुल सर्विलांस में रखा गया है और हर जगह पूरी निगाह रखी गई है कहीं कालाबाजारी ना हो और जो आम जनता है, आम जनता को दिक्कत ना हो, क्योंकि आम जनता बहुत बेहद परेशान थी। जिस तरह ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है उससे लगता था कि ये संकट बढ़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संकट बिल्कुल खत्म कर दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा गैस की कोई कमी नहीं है, पूरी खेप आ रही है और गैस हर व्यक्ति को मिलेगी, लेकिन इतना है कनेक्शन नंबर होना चाहिए। ये जो पूरा एक्शन है ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमेशा से योगी मॉडल जो है वो पूरे भारत में एक बड़ा एक मैसेज देता है। इसके पहले भी हमने कई इस तरह के अलग अलग सख्त निर्देश देखे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति देखी है। एक तरफ पूरे भारत में ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है कि भाई लगातार ये कहा जाए कि संकट है, कालाबाजारी को जोर दिया जा रहा है। अब एक और बड़ा ये एक्शन कहा जाए बहुत निर्णायक होगा, स्टेटमेंट सेट करेगा। बिल्कुल जो कालाबाजारी संकट, बिल्कुल कालाबाजारी जो संकट है पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है उसने इस संकट को खत्म कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने जिस तरह ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है, अगर देखा जाए रोज कम से कम 100-150 जगह छापे पड़ रहे हैं और जो इनके गोदाम है वहाँ बाकायदे गिनती करते हैं उनके कर्मचारी जाके, जो पूर्ति अधिकारी का जो कार्यालय होता है जिला पूर्ति अधिकारी का, उसके जो कर्मचारी हैं बाकायदे गिनती करते हैं, पूरा वो देखते हैं कि किस किस ने गैस बुक कराई थी और किस किस के अभी तक पहुंची है और कितने दिन में पहुंची है। तो योगी मॉडल वाकई में सफल तो होता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो पूरा जो कवायद है, कहीं ना कहीं जो ब्लैक करने वाले लोग थे वो पीछे उन्होंने अपने पैर खींच लिए हैं, क्योंकि उनको लगता था इस मौके पे अच्छा ब्लैक करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, खूब इनकम होगी, तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। और योगी जी ने दिखा दिया है कि पूरे प्रदेश में और बता दिया है कि भाई अगर कोई भी इस तरह से कालाबाजारी करेगा तो उसका हश्र क्या होगा, कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और योगी मॉडल की सख्ती से कालाबाजारी को अंजाम देने वाले लोग भी बखूबी उससे वाकिफ हैं। जानकारी के लिए सुशील तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए के हत्थे 7 विदेशी नागरिक चढ़े हैं। जी हां, जानकारी ये सामने आ रही है कि ये सभी
यूक्रेन के नागरिक हैं, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। उग्रवादी गतिविधियों में दरअसल इनकी संलिप्तता पाई गई है, ये एनआईए की तरफ से कहा गया है। संदिग्ध गतिविधियों में ये मदद कर रहे थे। हथियारों की सप्लाई से जुड़े हुए तार भी एक तरह से उनके पाए जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से बड़ी खबर है, 7 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से लगातार एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, लेकिन अब जानकारी यह है कि ये 7 लोग यहां हथियार सप्लाई करने की एक तरह से कोशिश कर रहे थे। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। रजनीश, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए ना, ये 7 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 यूक्रेनी नागरिक हैं और जो एक अमेरिकी नागरिक है। बात की जाए इन लोगों की तो 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और 3 को जो है वो लखनऊ से गिरफ्तार किया है और एक अगर शख्स की बात की जाए तो एक शख्स को दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया है। इन जो तमाम जो लोग हैं, इनकी अगर बात कर ली जाए तो ये लोग म्यांमार में दाखिल हुए थे। फर्जी दस्तावेज और अवैध तरीके से ये लोग दाखिल होते और यहाँ रहकर वो जो वहाँ के जो लोकल जो आतंकी संगठन थे, जो उग्रवादी संगठन थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। ना सिर्फ ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे थे बल्कि हथियारों की ट्रेनिंग भी ये लोग दे रहे थे। इनकी अगर बात जी देखिए, जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं देश के अलग अलग इलाकों से, वो अपने आप में बड़ी गंभीर हो जाती है। बताया जा रहा है कि म्यांमार में सक्रिय उग्रवादी समूहों से इनका संपर्क था। हथियार सप्लाई की तस्वीर नजर आई है। ड्रोन ऑपरेशन में संलिप्तता के इन पर आरोप लगे हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 11 दिन की एनआईए हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। 6 यूक्रेन के नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है। बाकायदा अब इनको कोर्ट में भी पेश किया गया था। उसके बाद से ही अब कस्टडी, हालांकि एनआईए की तरफ से 15 दिन की मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने 27 मार्च तक इन्हें एनआईए की कस्टडी में सौंपा है, यानी कि 11 दिन की एक तरह से कस्टडी मिली है। और ये स्पष्ट किया गया है कि अब इनसे पूछताछ में तमाम जो एंगल्स हैं वो सामने आए, लेकिन जिस रूप में ऐसे वक्त में जो बड़ा सेंसिटिव पूरा अभी यहाँ पर माहौल नजर आता है, इस बीच जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई उसमें कई बड़े बातें इस दौरान सामने आ सकती हैं, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि आखिर क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। आतंकी गतिविधियों की साजिश को एक तरह से उजागर करने वाला ये एक्शन माना जा रहा है। बगैर अनुमति के आखिर ये कैसे संरक्षित क्षेत्र में पहुंचे, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जल्द ही सामने आ जाएंगे, ये कहा जा सकता है। गिरफ्तारी हुई और जिसमें 6 लोग जो हैं वो यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।